Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics। तो आज हम करेंगे दिसंबर 2011 स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जून 2011 कंप्लीट कर लिया था। हम लोग जो है CSIR नेट के PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इन PYQ सीरीज में मैं सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ, ठीक है। और हम लोगों ने जो है लास्ट वीडियो में जून कर लिया था, अब हम लोग दिसंबर पे आते हैं। तो दिसंबर 2011 की बात आती है, तो पहले हम लोग सेक्शन बी करेंगे ना, थर्मोस्टेट के क्वेश्चंस करेंगे। जून 11 में हम लोगों ने देखा था, जून 11 में सेक्शन बी में थर्मोस्टेट से 3 क्वेश्चन आए थे और सेक्शन सी में 2 सवाल आए थे। दिसंबर 11 में सेक्शन बी में ना 4 सवाल आए हुए हैं, तो चारों सवाल हम लोग करेंगे आज, ठीक है ना। तो वही थीम रहेगा, हम लोग पहले क्वेश्चंस को लिखेंगे ताकि सवाल करते करते आपको समझ में आ जाए कि सवाल किस प्रकार से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है ना। सो द इंटरनल एनर्जी, देखिए थर्मोडायनेमिक्स में नॉर्मली इंटरनल एनर्जी को ही एनर्जी बोलते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी का इतना रोल होगा वही पोटेंशियल एनर्जी का होगा। तो इंटरनल एनर्जी ई मतलब एनर्जी आपको दी हुई है ऑफ अ सिस्टम is given by, तो एनर्जी जो है आपको दी हुई है E इज इक्वल टू बी एस क्यूब अपॉन वी एन, और ऐसा बोला गया है कि B इज अ कांस्टेंट एंड अदर सिम्बॉल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिम्बॉल्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है। अदर सिम्बॉल्स, अब ऑब्वियस सी बात है, सिम्बॉल्स में एस तो होती है एंट्रोपी, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। आप सब लोग थर्मो में पढ़ते हो, एंट्रोपी को हम लोग एस ही बोलते हैं। वी जो होता है वो होता है वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम होता है वी। नॉर्मली आप ये बात बोलते हो, वी को वॉल्यूम बोलते हो। और एन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिनोट करता है। कैपिटल एन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिनोट करता है ना। स्मॉल एन अगर कहीं आ जाता है ना थर्मोडायनेमिक्स में, तो वो नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है। अब नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पे आपको दे नहीं रखा। सवाल ये है कि द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम इज गिवन, द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम, आपको सिस्टम का क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, इज इक्वल टू, लगाओ फॉर्मूले, है ना। तो आपको टेम्परेचर निकालना है इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, द सिस्टम इज इक्वल टू, तो आपको टेम्परेचर निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर की फॉर्म में किस प्रकार से होती है। तो ऑप्शन है आपके पास में बी एस क्यूब। तो इस प्रकार का सवाल जब भी आपके आ जाए ना सामने, जहाँ पर इंटरनल एनर्जी या फिर कोई दूसरी प्रकार की एनर्जी हो, तो ये 4 प्रकार की एनर्जीज जो होती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में होती है। मैंने आपको याद भी करवाया है वो, यूजुअली फॉलोइंग हेल्पिंग गाइडलाइन, ये ट्रिक थी याद करने की। ये चारों प्रकार के थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स कहलाते हैं, मतलब एनर्जीज कहलाती है 4 प्रकार की, है ना। तो मैंने आपको याद करवाया था, यूजुअली फॉलोइंग हेल्पिंग गाइडलाइन, ठीक है। तो जो भी आपको दिया हो, जैसे मान लो यहाँ तो तुम्हें इंटरनल एनर्जी दी हुई है, कभी कभार हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी भी दे देगा, कभी कभार गिब्स फ्री एनर्जी भी दे देगा, मतलब कुछ भी आपको दे सकता है ना। तो कोई भी एनर्जी आपको दे दे और आपसे पूछ ले कि भैया कोई भी थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर निकालो, तो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स जो होते हैं या वेरिएबल्स जो होते हैं, पैरामीटर्स या वेरिएबल्स,
वो 4 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको याद करवाए थे। स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, ये ट्रिक है याद करने की। स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, ठीक है। तो इससे आप लोग याद रखो SPTV, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये 4 प्रकार के होते हैं। और इसी प्रकार से थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स या एनर्जीज, पोटेंशियल्स या एनर्जीज भी 4 प्रकार की होती है, उसको भी मैंने आपको याद करवाया था। यूजुअली फॉलोइंग हेल्पिंग गाइडलाइन, ये ट्रिक है याद करने की, हेल्पिंग गाइडलाइंस, ठीक है ना, लाइक दिस। तो U मतलब इंटरनल एनर्जी, F मतलब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी, H मतलब एंथैल्पी और G मतलब गिब्स फ्री एनर्जी। तो इनमें से कुछ भी अगर आपको दिया हो और आपसे कोई क्वांटिटी पूछी हुई है तो आप लोग क्या है एक ट्रिक से याद कर लिया करो फटाफट से। भैया आपको याद करना हो चेंजेस तो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी ऐसे घुमा दिया करो। स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दो, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, है ना। फिर उसके बाद में एक इस प्रकार का शेप बना दो, यहाँ लिख दो यूजुअली फॉलोइंग हेल्पिंग और गाइडलाइन, ऐसे शेप से स्ट्रक्चर बन जाएगा तो फिर आपको याद हो जाएगा। यहाँ नीचे नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव का मतलब अगर ये अकेले होते हैं ना, सिंगल, अगर ये सिंगल आ जाए तो ऐसे नेगेटिव लगाते हैं। तो हालांकि ये सवाल ही नहीं है, मैं हर सवाल के लिए बात कर रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज़ अगर दी हो, कोई भी थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर आपको या क्वांटिटी या पोटेंशियल आपको दिया हो या कोई पैरामीटर आपको निकालना हो तो उससे हम निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो हम लोगों को U में चेंज निकालना है, तो आपको दिख रहा है U जो है V और S से कनेक्टेड है, तो U किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, V के ऊपर और S के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम U में चेंज कर देते हैं तो V में भी चेंज होगा और S में भी चेंज होगा। अब एक बात याद रखना कि डेल्टा Q बराबर होता है TdS, थर्मोडायनेमिकल फर्स्ट लॉ में हम लोग पढ़ते हैं, सेकंड लॉ से आता है ये। तो ये S और T का एक जोड़ा होता है, जहाँ जहाँ S आएगा वहाँ वहाँ T आएगा, तो जहाँ जहाँ S आएगा वहाँ वहाँ T आएगा। इसी प्रकार थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ में हम लोग डेल्टा W पढ़ते हैं PdV के आसपास, तो P और V का जोड़ा होता है, तो जहाँ V आएगा वहाँ P आ जाएगा। अब देखो यहाँ P अकेला है, सिंगल है, तो सिंगल P नेगेटिव के साथ आएगा। यहाँ पर T अकेला है तो अकेला T तो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ये पहला फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले से ये चीज़ इसलिए प्रूफ होती है कि अगर मुझे T निकालना है मान लो, है ना, और मेरे को इंटरनल एनर्जी दी हुई है, तो मैं क्या करूँगा कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूंगा, तो dV 0 हो जाएगा, dV 0 हो जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट करते ही, तो ये वाला फैक्टर जो है वो गायब हो जाएगा। तो T बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा U अपॉन डेल्टा S, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो ये सवाल में आपको केवल यही यूज़ करना है। हालांकि ये सिंपल थर्मोडायनेमिकल फर्स्ट लॉ है, तो आप लोग जानते हो इस चीज़ को। डेल्टा Q बराबर क्या होता है, DU प्लस डेल्टा W, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो इसको TdS बोलते हैं, इसको DU बोलते हैं, इसको PdV बोलते हैं। बट ट्रिक इसलिए क्योंकि केवल एक फॉर्मूला याद नहीं करना आपको सारे फॉर्मूले याद करना है, इसलिए ट्रिक की जरूरत पड़ती है ना। अगर मान लो आपसे कोई बोल दे कि इंटरनल एनर्जी आपको दिया हुआ हो और प्रेशर आपको निकालना हो, तो प्रेशर आप इस तरह से निकाल दो कि भैया आपको एंट्रोपी को कांस्टेंट कर देना है, तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, एंट्रोपी कांस्टेंट कर दो और P बराबर माइनस डेल U अपॉन डेल V हो जाएगा, दैट्स इट। तो बड़ा आसान है। इसी प्रकार से आप लोगों को अगर मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर मान लो आपको फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का देखना हो तो DF, अब देखो F जो है कनेक्टेड है V और T से, F जो है V और T से कनेक्टेड है ना। तो F जो है वो V और T से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो अगर मैं F में चेंज करूँगा तो V में भी चेंज होगा और T में भी चेंज होगा। V का जोड़ा P के साथ होता है तो P आ जाएगा और T का जोड़ा S से होता है तो S आ जाएगा। अब देखो P अकेला है तो नेगेटिव में और S अकेला है, सिंगल है, तब भी नेगेटिव में। तो ये ट्रिक से याद हो गया फॉर्मूला। अब आप लोगों को अगर फ्री एनर्जी पता है,
अगर आपको फ्री एनर्जी पता है तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, प्रेशर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, तो इससे पीछे वाला फैक्टर 0 और माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टेम्परेचर को हम लोग क्या कर लेंगे, कांस्टेंट। ऐसे आपको अगर एस निकालना है तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दीजिए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट करते ही क्या हो जाएगा कि आगे वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, पीछे वाले फैक्टर में एस बराबर क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल टी हो जाएगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। मतलब सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, कोई भी क्वांटिटी आ जाए तो यूज़ कर सकते हो। बाकी फॉर्मूले मैं आपको आगे समझाऊंगा, कभी आगे भी सवाल आएंगे तब आपको मैं बाकी फॉर्मूले समझा दूंगा। फिलहाल हमारा जो काम का फॉर्मूला है, बाकी आप लोग बना सकते हो, इस ट्रिक से बाकी फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है ना। हमारा जो यूज़ है वो इससे है, हमें टेम्परेचर निकालना है, तो हम ये यूज़ करेंगे। इंटरनल एनर्जी आपको दे रखी है, तो ई आपको कितना दिया हुआ है, बी एस क्यूब अपॉन वी एन, है ना। तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर बराबर क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में चेंज, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो मैं सिंपली वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के और एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो 3s² बी अपॉन वी एन, सभी कांस्टेंट है बाकी सब, और यही तुम्हारा टेम्परेचर है ना। तो 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट बहुत आसान सवाल है, तो ये आराम से आ गया। अगर आपको ट्रिक याद है, फॉर्मूले याद है, तो तुम इजीली निकाल सकते हो। दैट्स द इक्वेशन। तो एक सवाल आपको बहुत इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए मैं इसको डिटेल में करवाता हूँ ताकि आप आगे भी सवाल ढंग से कर पाओ, और ये सवाल करने बहुत ज़रूरी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से है ये क्वेश्चन, जो हम लोग पढ़ते हैं बोल्ट्जमान, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स। ये क्वेश्चन वहाँ से है, बहुत आसान सा सवाल है ये। कंसिडर अ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो उसने खुद ही बोल दिया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। कंसिडर अ मैक्सवेल distribution, consider a Maxwell distribution of the velocity of the molecules of the molecules of an आइडियल गैस। तो आपको गैस स्टेट के लिए मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज में लेना है ना। लेट वी एम पी का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल, वो खुद ही बोल देगा अभी देखना, एंड वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर डिनोट द मोस्ट probable velocity, denote the most probable velocity and the root mean स्क्वायर वेलोसिटी। वैसे ये स्पीड होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, वो स्पीड के बेसिस पे दिए हुए हैं, है ना। तो वो स्पीड होना चाहिए, बट ठीक है उसने वेलोसिटी लिखा हुआ है तो हम वेलोसिटी से काम चलाते हैं, रेस्पेक्टिवली ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशो, द magnitude of the ratio V
एम पी अपॉन वी आर एम एस, ठीक है। क्योंकि अगर ये वेलोसिटी होता ना तो फिर ऑप्शन में जीरो होना चाहिए था सॉरी, और ऑप्शन में जीरो नहीं है। ऑप्शंस आपके इस प्रकार से हैं, 1, 2/3, √2/3 एंड डी। और जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया हुआ है वो भी वही दिया हुआ है स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली। तो हम ये बात जानते हैं कि मैक्सवेल स्पीड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में जो स्पीड होती है ना, स्पीड 3 प्रकार की होती है। देखो हम उसको ट्रिक से याद करते हैं, ये भी ट्रिक से याद करते हैं। तो ट्रिक क्या है उसकी, राम, ठीक है। तो राम से इसको याद करते हैं हम लोग। तो राम से जब याद करते हैं तो सबसे हाईएस्ट होती है आर, आर मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, फिर उससे कम होती है ए मतलब होता है एवरेज, और एम मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है ना। तो एक तरह से स्पीड मतलब वेलोसिटी हो गया, बट डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए। तो हम जब देखते हैं ना तो डायमेंशन कैसे मैच करता हूँ, देखो डायमेंशन में आपको याद करवाता हूँ। नॉर्मली प्रिंसिपल ऑफ इक्को पार्टीशन ऑफ एनर्जी से जो एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हाफ के टी एनर्जी काउंट होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो यहाँ से v बराबर कितना होता है, √kT/m। तो ये डायमेंशन होती है वेलोसिटी या स्पीड की। वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, √kT/m। ये भी √kT/m और ये भी √kT/m। सबसे हाईएस्ट होती है r वाली, तो इसको 3 लिख दो। सबसे लोएस्ट होती है m वाली, इसे 2 लिख दो। इसके बीच में 2 और 3 के बीच में होती है, इनके बीच 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग जो है ना वो आएगा 8/पाई। इसको आप लोग जब पाई का वैल्यू पुट करो 3.14, तो आप जब 8/3.14 कुछ करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ये होती है एवरेज वाली, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप लोग बोल सकते हो कि जो वी आर एम एस होती है ना, आर मतलब होता है वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वो कितनी होती है 3kT/m, और जो m मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये होती है √2kT/m। तो जब आप रेशो निकालोगे ना VMP/VRMS का, तो वही है KT/m से KT/m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारे पास, 2/3। और यही आपकी ऑफिशियल आंसर की में आंसर भी था। तो हम लोग स्पीड लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इफ द नंबर डेंसिटी, ओके, तो ये भी जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ये इक्वेशन, ठीक है। इसको आप सॉलिड में भी ले सकते हो और स्टैटिस्टिकल में भी ले सकते हो। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से है ये सवाल, और इसको हम लोग जब फर्मी लेवल पढ़ते हैं ना तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स या कंडेंस मैटर में भी हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कहीं भी करना है कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। मैंने इसको फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में मान के और स्टैटिस्टिकल में डाल दिया। तो ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस in 3-dimensional is increased 8 times than its Fermi temperature, will be, ठीक है। तो बड़ा आसान सवाल है। पहले इस तरह का सवाल फर्मी गैस, फर्मी टेम्परेचर यहाँ से खूब आया करता है। तो ऑप्शन है इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4
ऑप्शन बी डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, increase by a factor of 4, a factor of 8, तो देखो टेम्परेचर की बात आ रही है ना, तो जब भी ऐसे टेम्परेचर की बात आ जाए ना, तो एनर्जी का टेम्परेचर से रिलेशन में आपको कल भी बताया था, कल भी एक क्वेश्चन आया था, कल मतलब लास्ट जून में, कि जब भी एनर्जी का टेम्परेचर से रिलेशन आ जाए ना, तो वही प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात आती है। तो जो एनर्जी होती है ना, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी जो होती है वो हाफ kT होती है। सो फर्मी एनर्जी भी ऑल की बात करें तो फिर वो भी हाफ kTf के आसपास हो जाती है। तो एनर्जी सिंपली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अब देखो 3 डायमेंशन फर्मी गैस की जब बात आती है, तो 3 डायमेंशन फर्मी गैस में क्या होता है, हम लोग जब EF की बात करते हैं तो फर्मी गैस होती है p²/2m एनर्जी। तो p बराबर क्या होता है, h कट के। अब यहाँ पर k जो होता है वो फर्मी वेव वेक्टर होता है। फर्मी वेव वेक्टर जो है 1D 2D 3D इन सब में अलग अलग वर्क करता है। नॉर्मली 3D के लिए पहले पूछा करते थे, आजकल 2D के लिए पूछा करते हैं ना। तो 3D की अगर बात करें तो 3D में जो KF होता है, KF प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर, n मतलब नंबर डेंसिटी होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको नंबर डेंसिटी फॉर्म दिया हुआ है ना, तो n टू द पावर 1/3 होता है, ठीक है। अगर 2D में हम लोग देखते हैं तो KF प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/2 होता है। और 3D में हम लोग 1D में हम लोग देखते हैं तो KF प्रोपोर्शनल टू n होता है ना। तो अब हम लोग जब 3D की बात करते हैं तो KF प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/3। तो फर्मी एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू KF टू द पावर 2 एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3। और ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। तो अल्टीमेटली नंबर डेंसिटी टेम्परेचर पर इस प्रकार डिपेंड करेगा। अब ये कह रहा है कि अगर मैंने, सवाल ये बोल रहा है कि नंबर डेंसिटी को मैंने 8 गुना कर दिया, अगर नंबर डेंसिटी को मैंने 8 गुना कर दिया तो TF डैश कितना हो जाएगा, तो TF डैश जो हो जाएगा वो 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इधर को कर दो, ये मैं नंबर डेंसिटी को 8 गुना कर दिया, तो n टू द पावर 2/3 का मतलब 8 टू द पावर 2/3 और n टू द पावर 2/3। मतलब ये जो है आप ऐसे बोल सकते हो कि 8 टू द पावर 1/3 और इसका स्क्वायर, और ये TF पुराना वाला, क्योंकि ये पुराना वाला हो गया ना, तो इसके बाद में ये कितना हो गया मेरे पास, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 2 हो गया और ये 2/2, ठीक है TF। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 4। इसका मतलब जो नया वाला TF डैश होगा ना, फर्मी टेम्परेचर, वो पहले वाले का 4 टाइम्स लार्जर हो जाएगा, ठीक है ना, 4 गुना ज़्यादा। तो इसको आप बोल सकते हो दिस इज़ इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। तो ये क्या हो गया, पहले वाले का 4 गुना ज़्यादा हो गया। आसान सवाल है। अब लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना, इसके बाद तुम्हारा सेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। ये थर्मोडायनेमिक्स से, सॉरी स्टैटिस्टिकल से ये क्वेश्चन। A system of and non interacting spin half particles is placed in an
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H, the behavior of the entropy of the system as a function of energy। एंट्रोपी पूछा है ना आपसे, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको दिया हुआ है तो वही चीज़ है, एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सवाल करने के तरीके बहुत से होते हैं, मैंने जो तरीका अपनाया है वो है पार्टीशन फंक्शन वाला। मुझे जब भी कोई एनर्जी दिखती है ना तो मैं सीधा पार्टीशन फंक्शन के ऊपर जोर देता हूँ। ग्राफिकल फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए है माइनस म्यू एच प्लस म्यू एच, ये ई है और ये एस है। ये है हमारे पास माइनस म्यू एच और म्यू एच, ये एंट्रोपी है और ये एनर्जी है। ठीक है, ऑप्शन सी माइनस म्यू एच, ये एंट्रोपी है और ये एनर्जी है, और ऑप्शन डी ये एनर्जी और ये एंट्रोपी। देखो एंट्रोपी का एनर्जी से रिलेशन निकाल लो, तो आप ग्राफ की कोई भी ग्राफ अगर आपको मिलता है ना तो पहले आप उन दोनों क्वांटिटीज़ में रिलेशन निकालिए, रिलेशन निकालोगे तब जाके तुम लोग उसको समझ पाओगे। तो मैं इस सवाल को करता हूँ पार्टीशन फंक्शन से, तो मैंने पार्टीशन फंक्शन फॉर्मूले अप्लाई करे, तो मैंने बहुत सारे थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ लिखवाई हुई है कोर्स के अंदर, उनमें एक क्वांटिटी है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये होता है LNZ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। एंट्रोपी की तरह ही हर क्वांटिटी पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में लिखी जा सकती है। ठीक है ना। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के जरिए जो एनर्जी होती है ना वो होती है म्यू एच, है ना, एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड। म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, एच मतलब मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन। तो जिस प्रकार से डाइपोल मोमेंट की वजह से एनर्जी होती है पीई, एनर्जी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट मतलब डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी जो होती है वो मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाई विद मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जब एनर्जी आपको मिल जाती है तो हम लोग सिंपली पार्टीशन फंक्शन, मुझे रिलेशन निकालना है, हालांकि दो तरह की एनर्जी होती है, प्लस म्यू एच और माइनस म्यू एच, बट मुझे रिलेशन निकालना है, इसलिए मैं केवल एक ही एनर्जी यूज़ ले लूँगा, है ना, सिंगल एनर्जी। तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, मान लो ई एच है, तो हमारे पास जेड होता है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, तो दोनों एनर्जी ऐड होती है, बट हाँ ठीक है, दो एनर्जी यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ इशू नहीं है, क्योंकि दो तरह की एनर्जी होती है मैग्नेटिक फील्ड में, प्लस म्यू एच और माइनस म्यू एच। तो पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, प्लस म्यू एच की वजह से माइनस म्यू एक्सपोनेंशियल म्यू एच अपॉन के टी, बीटा बराबर के 1/KT होता है, और ये होता है म्यू एच अपॉन के टी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में दो तरह के एनर्जी लेवल बनते हैं, माइनस म्यू एच का एनर्जी लेवल और प्लस म्यू एच का एनर्जी लेवल। तो इन दोनों की वजह से पार्टीशन फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एच अपॉन के टी प्लस
अपॉन टी, ठीक है। अब देखो ग्राफ्स में अगर हम बात करें तो ग्राफ्स की हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग अलग प्रकार की एनर्जीज आपको दिख रही है, ठीक है ना। जैसे ग्राफ में हमारे पास कुछ नोड पॉइंट भी हैं, एक तो प्लस म्यू एच का नोड पॉइंट है और एक माइनस म्यू एच का नोड पॉइंट है ना। तो ये यू जो है वो इंटरनल एनर्जी है, यहाँ पर यू जो होती है वो भी इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को अगर मैं इंटरनल एनर्जी को जीरो कर दूंगा, सपोज मैंने इस पॉइंट की बात करी है, तो इफ़ ई बराबर जीरो, मान लो मैंने ई बराबर जीरो कर दिया, ठीक है ना। तो ई बराबर जीरो करते ही मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्राफ यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा S इज इक्वल टू के एल एन और एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एच अपॉन के टी प्लस म्यू एच अपॉन के टी, या फिर आप इसको के एल एन जेड। ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब k बराबर ज़ीरो पर, मतलब e बराबर ज़ीरो पर आपको के एल एन जेड ये एंट्रोपी का एवरेज वैल्यू मैक्सिमम आपको मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा एनर्जी आपका होगा भी नहीं। उसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, सुनो। प्रूफ करने का मेथड ये है कि आप लोग ना अलग अलग एनर्जी करस्पॉन्डिंग लिखो। जैसे दो नोड पॉइंट और है मेरे पास दो नोड पॉइंट और है, कौन कौन से, प्लस म्यू एच और माइनस म्यू एच। मुझे इन पर भी चेक करना है कि एंट्रोपी क्या क्या होगी, चलो चेक करते हैं। सो एट एनर्जी इज इक्वल टू म्यू एच, अगर मैंने एनर्जी को म्यू एच ले लिया तो पार्टीशन फंक्शन उस एरिया में केवल हो जाएगा माइनस म्यू एच अपॉन के टी। ये मेरा पहला नोड पॉइंट है, ई बराबर म्यू एच, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब मैं इस एरिया की बात करूँगा तो ये करते ही मेरे पास क्या हो जाएगा, एवरेज एस बराबर हो जाएगा के एल एन जेड, जेड मतलब प्लस एवरेज एनर्जी अपॉन टी। वही बात है, एल एक्सपोनेंशियल एल एन का दुश्मन होता है, लॉग और एक्सपोनेंशियल दुश्मन होते हैं। तो ये के और ये कैंसिल आउट हो, कितना हो जाएगा, म्यू एच अपॉन के टी, है ना। और ई जो है ना उसकी वैल्यू रख दो आप लोग म्यू एच अपॉन टी। सॉल्व करो, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ रहा है, जीरो। इसका मतलब ये है कि ई बराबर म्यू एच के ऊपर एंट्रोपी जीरो आ रहा है मेरा। तो भैया ई बराबर म्यू एच पर एंट्रोपी जीरो, तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा, क्योंकि ई बराबर म्यू एच पर एंट्रोपी जीरो आ रहा है मेरा, तो ये तो बी ऑप्शन गलत हो गया। अब यही सेम काम मैं करता हूँ माइनस म्यू एच पर। सो एट ई इज इक्वल टू माइनस म्यू एच, तो एंट्रोपी कितना हो जाएगा मेरे पास, के एल एन जेड। तो जेड कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई, तो माइनस माइनस प्लस ई, और बीटा का मतलब होता है वन अपॉन के टी, ये आप जानते ही हो। ये एक्सपोनेंशियल म्यू एच अपॉन के टी प्लस एवरेज एनर्जी अपॉन टी, ये भी जीरो हो रहा है क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया। तो वही सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा म्यू एच अपॉन के टी माइनस म्यू एच अपॉन टी, तो इससे ये गया तो जीरो आएगा ये। तो इसका मतलब म्यू एच पर भी जीरो हो रहा है, तो भैया फिर तो ये काम ये भी गलत हो गया, है ना। अब या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। इसका डिसीजन आप कैसे लोगे, डिसीजन लेने के लिए आप लोग सिंपली ये वाला देखो करो, ई बराबर जीरो पर इसकी वैल्यू आ रही है, ई बराबर जीरो पर इसकी वैल्यू के एल एन जेड, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। एंड दूसरी बात ये है कि इंडिपेंडेंट है वो ई से, तो ये एक्स्ट्रा लाइन तो आपकी वैसे भी नहीं जाएगी बिकॉज ये बहुत ऊपर तक जा रही है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा, है ना। तो ये बात श्योर है कि
इस वाले नोड पॉइंट पर आपका एंट्रोपी जीरो आ रहा है, इस वाले नोड पॉइंट पर भी एंट्रोपी जीरो आ रहा है, ठीक है ना। अब ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि आपका जो एंट्रोपी है वो एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है ऊपर तक, जबकि ऐसा नहीं है। एंट्रोपी जो है वो एनर्जी के साथ वेरी नहीं कर रहा, क्योंकि मैक्सिमम जो है ना वो E बराबर जीरो पर प्राप्त हो रहा है। तो ये ग्राफ यहीं पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ग्राफ आपका यहाँ ख़त्म हो रहा है। सो दैट्स इट। ये सवाल थे, 4 सवाल हो गए। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे पार्ट सी के क्वेश्चंस, ठीक है ना। पार्ट सी में कितने सवाल है मैं देख लूँ पहले। एक है, एक सवाल तो यहाँ पर है, एक सवाल ये है, 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और एक सवाल ये है, 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक सवाल ये है तो 4 हो गए, एक ये है तो 5 हो गए, ठीक है। 5 सवाल तो मुझे दिख गए, 6 7, ओहो बहुत सारे सवाल हो गए। एनीवे बहुत सवाल है, देखेंगे अगली वीडियो में। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय।